नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण में 56% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में कल वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, क्वाड समूह को हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्री मोदी ने रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन से स्वदेश लौटे छात्रों से बातचीत की। रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के पूर्वी शहर खार्किव में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया। दिशा निर्देशों में संभावित हवाई, मिसाइल और ग्रेनेड हमलों की चेतावनी जारी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सतत विकास के लिए ऊर्जा पर वेबिनार को संबोधित करेंगे। देश में 97% वयस्क आबादी को कोविड का पहला टीका लगाया गया। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच आज से मोहाली में शुरू हो रहा है। समाचार प्रभात में अलका सिंह के साथ मैं लवलीन निगम। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान कल संपन्न हो गया। यहां 56% से अधिक मतदान की खबर है। 66 महिलाओं सहित 676 उम्मीदवार मैदान में हैं। छठे चरण में 10 जिलों के 57 निर्वाचन क्षेत्रों में कल वोट डाले गए। ये जिले हैं बलिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, अंबेडकर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर और देवरिया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 7वें चरण के प्रचार का कल अंतिम दिन है। सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता और स्टार प्रचारक वाराणसी और उससे जुड़े अन्य जिलों में प्रचार पर जोर दे रहे हैं। इन स्थानों पर 7 मार्च को अंतिम चरण का मतदान होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण के चुनाव प्रचार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सबकी निगाहें वाराणसी पर हैं, जहां आज प्रमुख पार्टियों के दिग्गजों का जमावड़ा है। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद वाराणसी के मलदहिया इलाके में सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद अपना रोड शो शुरू करेंगे। 3.5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो लहुराबीर, कबीर चौरा, मैदागिन और चौक इलाके से होता हुआ काशी विश्वनाथ मंदिर पर समाप्त होगा, जहां प्रधानमंत्री दर्शन और पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद लंका इलाके में पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। कल भी प्रधानमंत्री वाराणसी में चुनाव प्रचार करेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी आज वाराणसी में रोड शो करेंगे। ये रोड शो रात 8 बजे से शुरू होकर 10 बजे तक चलेगा। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी पार्टी प्रत्याशी अजय राय के पक्ष में जनसभा करेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के जखनिया, जंगीपुर और गाजीपुर के सैदपुर में लोगों को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जौनपुर और चंदौली में रैली को संबोधित करेंगे। मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 10 जिलों की 22 सीटों पर कल मतदान होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मणिपुर में दूसरे चरण के मतदान में 3 घाटी और 7 पहाड़ी जिलों में फैले 1047 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। इसलिए मणिपुर में दूसरे चरण के चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दूर दराज क्षेत्रों के लिए तैनात मतदान अधिकारी और सुरक्षा कर्मी ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के साथ जिला मुख्यालय से पहले ही निकल चुके हैं। मतदान के दिन जहां इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होगी, वहां वेबकास्टिंग की जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में आदर्श मतदान केंद्र और पिंग मतदान केंद्र होंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए इम्फाल से जे थोकचौम। इस बीच निर्वाचन आयोग ने मणिपुर के 5 निर्वाचन क्षेत्रों के 12 मतदान केंद्रों पर कल पुनर्मतदान के आदेश दिए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ क्वाड नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। बैठक में यूक्रेन के घटनाक्रम पर चर्चा की गई, जिसमें इसके मानवीय प्रभाव पर भी विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने बातचीत और कूटनीति का मार्ग अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्वाड को हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के अपने मूल उद्देश्य पर केंद्रित रहना चाहिए। उन्होंने मानवीयता और आपदा राहत, ऋण सहयोग बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ ऊर्जा, कनेक्टिविटी और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में क्वाड के भीतर सहयोग के ठोस और व्यवहारिक रूपों का आह्वान किया। नेताओं ने आपसी संपर्क और जापान में आगामी शिखर सम्मेलन के महत्वाकांक्षी एजेंडे की दिशा में काम करने पर सहमति व्यक्त की। और अब खबरें रूस यूक्रेन संघर्ष के नवीनतम घटनाक्रम पर। रूसी सेना दक्षिण यूक्रेन में अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है। इससे यूक्रेन का ब्लैक सी से संपर्क कट जाने का खतरा पैदा हो गया है। बमबारी बढ़ने से मानवीय संकट और गहरा गया है। इसके बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से आमने सामने की बात करने को कहा है। उन्होंने पश्चिमी देशों से अनुरोध किया है कि रूसी हमले का मुकाबला करने के लिए उन्हें विमान उपलब्ध कराए जाएं। जेलेंस्की ने नेटो से भी अनुरोध किया है कि यूक्रेन के ऊपर विमान प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाए। इस बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने आरोप लगाया कि रूसी सेना ने ज़पोरिज़िया परमाणु संयंत्र को घेर लिया है। हर ओर से गोलीबारी हो रही है। ज़पोरिज़िया संयंत्र यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बमबारी के कारण आग लगने की खबर है। दूसरी ओर ब्रिटेन ने रूस के 2 और कारोबारियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका ने भी मानवीय सहायता के रूप में यूक्रेन के शरणार्थियों को अपने यहां ठहरने की अस्थायी अनुमति दे दी है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित लाने के अभियान ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत 185 यात्रियों को लेकर विशेष उड़ान आज सुबह रोमानिया से मुंबई पहुंची। एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान से रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से मुंबई आए इन लोगों में अधिकांश विद्यार्थी हैं। केंद्रीय मंत्री राव साहब पाटिल दानवे ने हवाई अड्डे पर इनका स्वागत किया। इंडिगो का एक विशेष यात्री विमान आज तड़के बुखारेस्ट से 219 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। आज सुबह यूक्रेन से निकाले गए 219 भारतीयों को बुडापेस्ट से लेकर एक अन्य विमान पहुंचा। गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। भारतीय वायुसेना के 2 C-17 ग्लोब मास्टर विमान बुखारेस्ट और बुडापेस्ट से 210 भारतीय नागरिकों को लेकर आज सुबह दिल्ली के नजदीक हिंडन हवाई अड्डे पर पहुंचे। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने स्वदेश लौटे भारतीयों की अगवानी की। इस बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि यात्री उड़ानों की संख्या और बढ़ाई जाएगी और 2 दिन में 7,400 से अधिक लोगों को विशेष उड़ान के माध्यम से लाए जाने की उम्मीद है। रूस और यूक्रेन से घिरे हुए शहरों से नागरिकों को बाहर निकालने में सुरक्षित गलियारे बनाने और स्थानीय संघर्ष विराम का पालन करने के लिए अस्थायी समझौते पर पहुंच गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच कल पोलिश सीमा के पास बेलारूस में हुई वार्ता के दूसरे दौर में शुरुआती समझौता हुआ। यूक्रेन के साथ बातचीत में रूसी वार्ताकारों ने कहा कि जल्द ही एक और दौर की बातचीत होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में यूक्रेन से वापस लौटे छात्रों के साथ बातचीत की। विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। मैं कल्पना कर सकता हूं कि किस प्रकार की मानसिक परिस्थिति से आपको गुजरना पड़ा होगा। कठिनाइयों के बीच भी हम ठीक से अभी इवैक्यूएशन कर पा रहे हैं। हम लोग तो उम्मीद भी छोड़ दिए थे कि वापस इंडिया जा पाएंगे, क्योंकि 2 मार्च की हम लोग की फ्लाइट थी जो कि कैंसिल हो गई थी। जब इंडियन एम्बेसी और गवर्नमेंट वर्क किए तो हम लोग को एक नया उम्मीद मिला कि वापस इंडिया जा पाएंगे। ऑल थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। आई डोंट थिंक कि विदाउट इंडियन गवर्नमेंट हेल्प हम इंडिया वापस सेफली आ पाते। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी। हमारे लिए फ्लाइट्स अवेलेबल थे, हमें एयरपोर्ट जाने का एकदम आराम से सुविधाएं मिली। खाने पीने कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब बहुत अच्छे से हमारे बाकी सारे स्टूडेंट जो फंसे हुए थे वो कल भी लैंड कर गए हैं, कुछ आज लैंड कर गए हैं। थैंक यू मोदी सर। हम लोगों ने बहुत आराम से हम वहां से निकल गए हैं। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत ही सुरक्षित तरीके से हमारे कंट्री में पहुंचाया। तो मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी कि आपका बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने मुझे मेरे घर तक सुरक्षित पहुंचाया। और मुझे विश्वास है कि और भी जो बच्चे फंसे हैं आप उन्हें भी जल्द से जल्द उनके घर पहुंचा देंगे।
संकटग्रस्त यूक्रेन से लौटे ये विद्यार्थी वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य भागों से हैं। श्री मोदी ने विद्यार्थियों को विश्वास दिलाया कि सरकार यूक्रेन में फंसे छात्रों सहित प्रत्येक भारतीय को लाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। मामा, हाँ गुड्डी, आप नाना जी से इतना डरते क्यों? मैं सवाल ही नहीं। पापा जी, पापा 10,000 रुपए अभी? हाँ, अभी बैंक जाकर भेजता हूँ। डर गए ना? इस डर को और बढ़ाते हैं। मतलब? आज तो संडे है। बाप रे, अब क्या होगा? रिलैक्स, बैंक बंद है, बैंकिंग सर्विसेज नहीं। ये मिलेंगी डेली 24 घंटे। कैसे? अब बैंकिंग है आसान, डिजिटल बैंकिंग, सिर्फ एक उंगली का है काम। बताओ कैसे भेजे? NEFT, IMPS, UPI कोई भी? लो मामा, हो गया। भाई वाह, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहीं भी कभी भी। अब मैं भी बनूंगा डिजिटल, फिर नो डैड। अरे नाना जी, आप यहाँ? पापा गुड्डी, तुम भी ना। RBI कहता है, डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के खार्किव में भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। उनसे मनोबल बनाए रखने और अन्य भारतीयों के साथ उपलब्ध जानकारी साझा करने को कहा गया है। भारतीय नागरिकों से छोटे छोटे समूहों में संगठित होने तथा समूह के अनुभवी व्यक्तियों के मार्गदर्शन और सुझाव का पालन करने को कहा गया है। परामर्श में कहा गया है कि ग्रुप समन्वयक या प्रत्येक व्यक्ति को अपने साथ के व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी रहनी चाहिए। विद्यार्थियों के अपने पास जरूरी चीजों की छोटी किट तथा एक सफेद झंडा या सफेद कपड़े का टुकड़ा रखने को कहा गया है, जिससे जरूरत पड़ने पर हिलाकर अपने बारे में जानकारी दी जा सके। लोगों से कहा गया है कि वे अपने बंकर, बेसमेंट या सुरक्षित स्थल से बाहर निकलने से बचें। परामर्श में कहा गया है कि हवाई और मिसाइल हमले तथा गोलीबारी सहित खतरनाक या कठिन स्थितियां सामने आ सकती हैं। सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी देने तथा सेना के वाहनों और सैनिकों के साथ सेल्फी लेने से बचें। रक्षा मंत्रालय ने चल रहे युद्ध और हमलों का चित्र लेने से भी मना किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सतत विकास के लिए ऊर्जा विषय पर एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। केंद्रीय बजट 2022 की घोषणाओं के शीघ्र और कार्यकुशल कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित वेबिनार श्रृंखला आयोजित कर रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, कोयला, खान, विदेश और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आज सवेरे 10 बजे सतत विकास के लिए ऊर्जा विषय पर वेबिनार आयोजित कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। वेबिनार का उद्देश्य ऊर्जा और संसाधन क्षेत्र के बारे में केंद्रीय बजट 2022 में की गई घोषणाओं पर चर्चा करना तथा उनको लागू करने के सुझावों पर विचार विमर्श करना है। प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 में प्रस्तुत पंचामृत रणनीति के अनुरूप बजट 2022 में भारत की ऊर्जा प्राथमिकताओं को नई दिशा देने और कम कार्बन वाले विकास की नीति को बढ़ावा देने के अनेक उपायों की घोषणा की गई है। आज के वेबिनार में अनेक सत्रों में ऊर्जा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिनमें विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों तथा उद्योग से जुड़े प्रतिनिधि और विशेषज्ञ भाग लेंगे। वेबिनार में जिन विषयों पर चर्चा की जानी है उनमें नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के लिए ऊर्जा भंडारण का विकास, पर्यावरण के अनुरूप जीवन शैली, कृषि बायोमास को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में विकसित करना और नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में कार्य आगे बढ़ाने के विषय शामिल हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
आकाशवाणी से विशेष बातचीत में केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शुरुआत से ही ध्यान केंद्रित किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ही विजनरी आदमी है। वो पहले से ही किसी भी समस्या के समाधान के लिए प्रोएक्टिव रहते हैं। प्रधानमंत्री जी के आने के बाद हम डेफिसिट के अलावा उसमें हम फालतू उत्पादन करने लगे और आज देश एक्सपोर्ट भी करता है दूसरे देशों को। और बिजली में इतने सुधार हुए हैं, हर स्टेट के लिए इतना पैसा हमारे पास दिया गया है केंद्र सरकार के बजट में कि पूरे देश में बिजली के सुधारीकरण के लिए बहुत तेजी से काम चल रहा है। आज का जो प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन है, जो मार्गदर्शन है, वो हमारे लिए प्रेरणादायी होने वाला है कि हमको इलेक्ट्रिक वाहनों में किस तरह से तेजी से उनके उत्पादन बढ़ाना है, बिक्री बढ़ानी है। और पिछले दिनों में टू व्हीलर्स की बिक्री में बहुत बड़ा उछाल आया है। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो मार्गदर्शन होगा वो हमारे लिए बड़ा प्रेरणादायी होगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि अब तक 97% वयस्क आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि राष्ट्र तेजी से 100% पहली डोज उपलब्ध कराने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण में 56% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में कल वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, क्वाड समूह को हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्री मोदी ने रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन से स्वदेश लौटे छात्रों से बातचीत की। रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के पूर्वी शहर खार्किव में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया। दिशा निर्देशों में संभावित हवाई, मिसाइल और ग्रेनाइड हमलों की चेतावनी जारी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सतत विकास के लिए ऊर्जा पर वेबिनार को संबोधित करेंगे। देश में 97% वयस्क आबादी को कोविड का पहला टीका लगाया गया और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच आज से मोहाली में शुरू हो रहा है। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। और अब खेल समाचारों के साथ हैं निखिल कुमार। भारत और श्रीलंका के बीच 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज सुबह 9:30 बजे से मोहाली में खेला जाएगा। इसके साथ ही रोहित शर्मा की टेस्ट कप्तानी की भी शुरुआत हो रही है। विराट कोहली अपने टेस्ट करियर का 100वां मैच खेलेंगे। इससे पहले घरेलू मैदान पर भारतीय टीम 20 बार श्रीलंका का सामना कर चुकी है। उसने 11 मैच जीते हैं, जबकि बाकी 9 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। टेनिस की बात करें तो आज दिल्ली में डेविस कप विश्व ग्रुप प्ले ऑफ 1 में भारत का सामना डेनमार्क से होगा। जिमखाना क्लब में पहले सिंगल्स मैच में भारत के टेनिस खिलाड़ी रामकुमार रामनाथन का सामना डेनमार्क के क्रिश्चियन सिक्सगार्ड से होगा। दूसरे सिंगल्स में योगी भावरे का सामना मिकेल टॉरपेगार्ड से होगा। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 न्यूजीलैंड में शुरू हो गया है। पहले मैच में न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज की टीम आमने सामने है। भारतीय महिला टीम रविवार को पाकिस्तान के साथ मैच से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है।
आजादी का सफर श्रृंखला की 200वीं कड़ी में आज हम स्वतंत्रता सेनानी रिपुदमन सिंह को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 4 मार्च 1883 को हुआ था। नाभा के महाराजा हीरा सिंह के पुत्र रिपुदमन सिंह को 1906 से 1908 के दौरान शाही विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। वे आमतौर पर अंग्रेजों के आलोचक थे और उन्होंने देशद्रोही बैठक विधेयक के खिलाफ मतदान किया था। दिसंबर 1911 में पिता की मृत्यु के बाद रिपुदमन सिंह नाभा लौट आए और जनवरी 1912 में वहां का शासन संभाला। एक शासक के रूप में राजनीतिक अधिकारियों और उपराज्यपालों के साथ रिपुदमन सिंह का व्यवहार काफी उदार था। उन्होंने कांग्रेसी पुरुषोत्तम दास टंडन को मुख्यमंत्री बनाया और कांग्रेस समर्थक बैरिस्टर सर एडली नॉर्टन को भी नियुक्त किया। उन्होंने राजकुमारों के सम्मेलनों में संधि के अधिकारों और राजकुमारों की स्वायत्तता पर जोर दिया। रिपुदमन ने अपने क्षेत्रों में गदर से जुड़े कार्यकर्ताओं की उपस्थिति की अनदेखी की। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए धन दिया। रिपुदमन सिंह ने राजनीति के तिलक स्कूल के एक सत्र की अध्यक्षता की और तिलक स्वराज कोष में योगदान भी दिया। उन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल और इंडियन डेली हेराल्ड जैसे कांग्रेस समर्थक समाचार पत्रों को वित्तीय मदद दी। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और मोतीलाल नेहरू जैसे राष्ट्रवादी नेताओं के साथ बैठकें की। पंजाब में अकाली आंदोलन के दौरान रिपुदमन सिंह ने ननकाना साहिब में अपने प्राणों की आहुति देने वालों को सम्मानित करने के लिए शहीद दिवस मनाया। हाथ जोड़ परनामे नालू लख वार लखवीर करे देश आजादी खातर जिन्ना हसास लखा कष्ट। रिपुदमन सिंह को नाभा के शासन से खुद को अलग करने के लिए मजबूर किया गया और बाद में उन्हें देहरादून भेज दिया गया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति और शिरोमणि अकाली दल ने उनकी बहाली का मुद्दा उठाया और 1923 से 1925 के दौरान एक लंबा आंदोलन जैतो मोर्चा चलाया। रिपुदमन सिंह ने देहरादून से सरकार की आलोचना करना जारी रखा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी उनके समर्थन में प्रस्ताव पारित किए। उन्नीस 1925 में गुरुद्वारा कानून लागू होने और अकाली आंदोलन को वापस लेने के बाद 1928 में रिपुदमन सिंह को औपचारिक रूप से अपदस्थ कर दिया गया और एक राजनीतिक कैदी के रूप में मद्रास प्रेसिडेंसी में कोडाई कनाल भेज दिया गया। कई राष्ट्रीय नेताओं ने उनकी रिहाई के प्रयास किए, लेकिन सरकार ने उनकी नहीं सुनी। रिपुदमन सिंह कोडाई कनाल में बिल्कुल अकेले थे जब स्वतंत्रता के लिए एक लंबी और लगातार लड़ाई के बाद दिसंबर 1942 में उनकी मृत्यु हो गई। इस महान भारतीय को हमारा नमन। हम स्वतंत्रता सेनानी बुलुसु सांबा मूर्ति को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 4 मार्च 1886 को तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गोदावरी जिले में हुआ था। उन्होंने कोंडा वेंकटपाया पंतुलु के एक भाषण से प्रेरित होकर कानून का पेशा छोड़ दिया और 1920 में असहयोग आंदोलन गांधीवादी थे और उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी में गांधीवादी सिद्धांतों को अपनाया। 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन की आयोजन समिति के सदस्य बने। वे पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले पहले नेताओं में शामिल थे। अप्रैल 1930 में उन्होंने काकीनाडा के पास चोलांगी में नमक सत्याग्रह में भाग लिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वे 1937 के मद्रास विधानसभा चुनाव में खड़े हुए और मद्रास विधान परिषद के अध्यक्ष चुने गए। 1937 से 1942 तक वे इस पद पर रहे और फिर भारत छोड़ो आंदोलन के मद्देनजर इस्तीफा दे दिया।
आंदोलन आंध्रोदयम से भी जुड़े थे। जब पोट्टी श्रीरामुलु ने 1952 में आंध्र प्रांत के गठन के मुद्दे पर मद्रास में आमरण अनशन करने का फैसला किया तो सांबा मूर्ति ने इसके लिए उन्हें अपना निवास दे दिया। हम इस महान देशभक्त को नमन करते हैं। हम इंडियन नेशनल आर्मी INA के सदस्य दीप सिंह को भी याद कर रहे हैं। हरियाणा में जन्मे दीप सिंह एक सिपाही के रूप में स्वेच्छा से INA में शामिल हुए और 3री गुरिल्ला रेजिमेंट में सेवाएं दी। 4 मार्च 1944 को बर्मा में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में भाग लेने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। हम इस महान शहीद को नमन करते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। और अब एक नजर मौसम पर। राजधानी दिल्ली में आज दिन में तेज हवा चलेंगी। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। उत्तर में श्रीनगर, लेह और गिलगित में बादल छाए रह सकते हैं। जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी और शिलंग, कोहिमा, ईटानगर और गैंगटॉक में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इम्फाल, आइजोल और अगरतला में आसमान साफ रहेगा। बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम के ऊपर बना दबाव अब उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में इसके और तेज होकर गहरे दबाव में के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 6 मार्च तक समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अलका, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी लवलीन, यूक्रेन संकट के संदर्भ में क्वाड देशों के संवाद को लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। जनसत्ता की पहली खबर है, क्वाड देशों ने कहा क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हो। पत्र आगे लिखता है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में उठा शांति और स्थिरता का मुद्दा। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को दिया है कि वार्ता और कूटनीति के रास्ते पर लौटे रूस और यूक्रेन। राजस्थान पत्रिका ने दूसरे दौर की शांति वार्ता में नागरिकों को सुरक्षित गलियारा देने पर हुई सहमति को पहली खबर बनाया है। पत्र ने उड़ान अपने देश की ओर शीर्षक से यूक्रेन से विमान से लौटे बच्चों के चित्र दिए हैं। अमर उजाला की पहली खबर है, यूक्रेन पर विपक्ष साथ, कहा सरकार का कदम बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश में छठे चरण के लिए कल हुए मतदान को लोक सत्य सहित सभी अखबारों ने लिया है। दैनिक भास्कर ने 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार चरम पर पहुंचने को प्रमुखता से देते हुए लिखा है, यूपी चुनाव के आखिरी पड़ाव में फाइनल जैसा रोमांच। पत्र लिखता है, बनारस में विपक्षी दलों का सबसे बड़ा मेगा शो। लोक सत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को भी दिया है कि हमने कोरोना काल में किसी को भूखे पेट नहीं सोने दिया। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के इस आह्वान को प्रमुखता से लिया है कि आयात पर निर्भरता कम करनी होगी। पत्र ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, पूरी शक्ति के साथ हमें काम करना चाहिए। रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति के लिए राय जानने को सर्वेक्षण शुरू किया। राष्ट्रीय सहारा के अर्थ जगत में है। पत्र आगे लिखता है कि बैंक के लिए इस सर्वेक्षण से मिले आंकड़े उसकी मौद्रिक नीति के लिए उपयोगी जानकारी मुहैया कराते हैं। H-1B अमरीकी संसद में वीजा प्रणाली सुधार के लिए बिल पेश, अमर उजाला की खबर है। पत्र लिखता है, वीजा कार्यक्रम का दुरुपयोग करने वाली विदेशी आउटसोर्सिंग कंपनियों पर भी लगेगी रोक। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण में 56% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में कल वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, क्वाड समूह को हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्री मोदी ने रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन से स्वदेश लौटे छात्रों से बातचीत की। रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के पूर्वी शहर खार्किव में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया। दिशा निर्देशों में संभावित हवाई, मिसाइल और ग्रेनेड हमलों की चेतावनी जारी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सतत विकास के लिए ऊर्जा पर वेबिनार को संबोधित करेंगे। देश में 97% वयस्क आबादी को कोविड का पहला टीका लगाया गया। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच आज से मोहाली में शुरू हो रहा है।
इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।